गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई। एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? बहुत सारे लोगों के मैसेज गुड इवनिंग तो आ गए थे, राघवेंद्र के, आयुषी राठौर के, लक्ष्मण सिंह, देवयानी। लेकिन एक बार बताएं, क्लियर है क्या? वर्षा, शिवानी, किरण, रिधि और आयुषी राठौर, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। निधि ने लिख दिया है आवाज आ रही, ओके। स्वरूप ने लिख दिया है, दिव्यानी ने, अहिल्या ने लिख दिया। चलो बढ़िया भाई, बहुत शानदार, आप लोगों ने रिस्पांस दे दिया है, क्लियर है सर, तो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। आयुषी राठौर ने भी लिख दिया है। चलो तो शुरू करते हैं अपन शायरी से, क्लास शुरुआत होती है अपनी। और आज की शायरी है कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। भाई अपन को कोई मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि अगर एक बार मिस्टेक नहीं हो गई अपन से और अपन सक्सेस नहीं हो पाए, तो फिर जो सक्सेस नहीं होते वो फिर अब किस्मत का बहाना लेते हैं कि भाई मैथ ज्यादा आ गई है, या जहां से क्वेश्चन आना चाहिए था वहां से नहीं आए हैं ना, ये सब बहाने रहते हैं। अपन को हर एक चीज पे फोकस करना है। इस बार के एग्जाम में जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आप दोनों चीजों पे बराबर फोकस करते हुए चलो। ऐसा नहीं हो कि भाई एग्जाम नहीं निकले तो आपको लगे कि फिर बाद में कि यार मैथ तो हमारी हो ही नहीं सकती या हो नहीं पाएगी। बिल्कुल हो सकती है, आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ अभी हमारी क्लासेस में जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मैथ में भी काफी अच्छी क्लासेस चल रही है, डेली की डेली। स्वप्निल सर आपको बहुत अच्छी क्लास कराते हैं। हिंदी लगभग एंड होने वाली है, इंग्लिश 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, जीके अपना नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। कहने का मतलब क्या भाई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट पे आप बराबर फोकस करो। अपन ने पिछला जो बैच था उसमें अपन ने सिर्फ लास्ट का 1 महीने में सब कुछ कवर कर दिया था, लेकिन इस बार में मैथ पूरे 3 महीने तक लगातार मैथ तो साथ साथ चलेगी ही चलेगी, लेकिन उसके साथ में अपन जो बाकी के सब्जेक्ट है वो भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपन फिक्स टाइम पे ही कोशिश करेंगे नंदिनी। ठीक है, चलो तो आज की शायरी का सिर्फ सार यही था कि भाई आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना, आप लोगों को हर चीज पे बिल्कुल बराबर फोकस करना है ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए, है ना। चलो तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, हार्ट के लिए जो हम टेस्ट करेंगे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हार्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं भाई, पहले उसकी एक डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में पूरा एक टेस्ट का एक ग्रुप आएगा जिसमें 2 चीजें होंगी। एक तो हम हार्ट का स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि हार्ट का स्टेटस सही है या नहीं, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। और दूसरी चीज, हार्ट डिसीज के रिस्क को असेसमेंट करने के लिए भी हम कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। तो दूसरी चीज क्या आ गई हमारी कि हार्ट अटैक की कोई रिस्क तो नहीं है पेशेंट को। ये 2 चीजें अपन जब भी हम कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट की बात करेंगे तो कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं करते हम, उसके लिए पूरी एक ग्रुप है ना। तो उस ग्रुप में हम जो जो टेस्ट करेंगे उनमें हम 2 चीजों पे फोकस करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज हम ये उस पे ये देखते हैं कि उसको कोई रिस्क तो नहीं है, कार्डियक अरेस्ट की कोई रिस्क तो नहीं है, हार्ट अटैक की कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक है, और अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में कार्डियक प्रोफाइल के लिए, खासतौर पे गॉडकर में आप देखेंगे तो गॉडकर में कार्डियक प्रोफाइल के लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। तो एक बार आपके नॉलेज में तो होना ही चाहिए भाई, कार्डियक प्रोफाइल में टोटल 4 ग्रुप आते हैं। 4 ग्रुप में कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप है हमारा ग्रुप 1 टेस्ट। ग्रुप 1 टेस्ट में हमारे हम पेशेंट को ये देखते हैं कि उसकी किडनी और बाकी जो अदर ऑर्गन है उसको डायबिटीज तो नहीं है, ये अच्छे से एक बार चेक करते हैं, है ना। तो हम उसमें जो ग्रुप 1 वाले टेस्ट है उसमें अपन ब्लड शुगर लगाएंगे, यूरिया क्रिएटिनिन लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे। इसमें खास तौर पे अपन 2 चीजों पे फोकस करते हैं। एक तो पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, अगर डायबिटीज हुई तो उसके हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ साथ उसकी किडनी अच्छे से काम कर रही या नहीं कर रही, है ना। हालांकि यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट ये सब कुछ किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें लग सकता है कि भाई ये हार्ट का पेशेंट भी हो सकता है, तो उनमें भी फिर शुगर, यूरिया क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट को देखा जाता है कि उनमें ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन इसको अपन अगले जब किडनी फंक्शन टेस्ट आएगा तो उनमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट को। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, कहने का मतलब क्या भाई, अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में कभी आए कि कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के लिए कितने ग्रुप होते हैं,
कितने टाइप के ग्रुप में टेस्ट किए जाते हैं, तो टोटल 4 टाइप के इसके ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है उसमें अपन हार्ट के अलावा जो ऑर्गन है, किडनी है हमारी, ये चेक करते हैं, प्लस पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, ये चेक करते हैं। फिर इसके बाद में है दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो होता है वो कार्डियक रिस्क देखने के लिए होता है कि हार्ट को कोई रिस्क तो नहीं है ना। हार्ट को रिस्क कौन कौन सी हो सकती है भाई? एक तो हो सकती है कोरोनरी हार्ट डिसीज, दूसरी एथरोस्क्लेरोसिस। ये अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा था, तब अपन ने देखा था भाई कोरोनरी हार्ट डिसीज अगर किसी की कोरोनरी है, उनमें ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है ना। एथरोस्क्लेरोसिस, ब्लड अगर हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है ना। तो ये जो रिस्क हैं, ये रिस्क करने के लिए हम जो टेस्ट करेंगे वो ग्रुप 2 के अंदर इंक्लूड होंगे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे? एग्जाम में कई बार सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जैसे अगर ये टेस्ट का नाम दे दिया, या तो ये पूछेंगे कि कार्डियक रिस्क इवोल्यूशन टेस्ट के अंदर हम कौन सा टेस्ट करेंगे। अब आपके सामने 4 टेस्ट हैं, है ना, तो उनमें से जो टेस्ट कार्डियक रिस्क इवोल्यूशन के लिए है उस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होता है, वो उसका करेक्ट आंसर होगा। और इस कार्डियक रिस्क इवोल्यूशन के अंदर जो टेस्ट आता है वो आता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके हम ये पता करते हैं कि हार्ट को कोई रिस्क है या नहीं है। अगर लिपिड प्रोफाइल की वैल्यू, टेस्ट की वैल्यू अगर अच्छी आई है, नॉर्मल वैल्यू आई है, इसका मतलब हार्ट को कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक, आगे चले अपन। और ये तो अपने 2 ग्रुप हो गए। इसके बाद में तीसरा ग्रुप जो है वो कार्डियक इंजरी पैनल टेस्ट आता है। कार्डियक इंजरी ये हमारे आज के टॉपिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है जब भी अपन हार्ट के लिए टेस्ट करते हैं। तो हार्ट के लिए जो टेस्ट होते हैं उनमें 2 तरह के ग्रुप पे ज्यादा फोकस रहता है। पहला तो रिस्क देखने के लिए, तो रिस्क देखने के लिए अपना लिपिड प्रोफाइल सबसे अच्छा टेस्ट है। अगर लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़े हुए हैं तो ये आगे चल के फिर हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना है। ठीक है। दूसरा कार्डियक इंजरी, कि हार्ट में कोई इंजरी तो नहीं हो रही, वीडियो शो नहीं हो रही, ऐसा अर्पिता ने लिखा है। अर्पिता, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा, बाकी किसी को भी दिक्कत नहीं है। और किसी को अगर इस तरह से दिक्कत आ रही कि वीडियो नहीं दिख रही है तो बता दें, क्लियर है। देखो, एच कुमार ने, नंदिनी ने, 3-4 लोगों ने मैसेज कर दिया, दिनेश अखाड़िया ने लिख दिया, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, शिवानी ने भी लिख दिया। अर्पिता, एक बार आप अपने नेटवर्क को चेक करो कि कहाँ इशू आ रहा है। मेरे यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो अच्छी चल रही है और क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं। चलो, तीसरे नंबर ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। तीसरा वाला जो ग्रुप है वो है कार्डियक इंजरी पैनल। कार्डियक इंजरी पैनल में क्या होगा? हार्ट में जब भी डैमेज होगा, हार्ट की बॉल में डैमेज होगा या कहीं हार्ट के जिसकी भी पार्ट में डैमेज होगा, तो वो पता करने के लिए हम जो टेस्ट करेंगे वो हमारे कार्डियक इंजरी पैनल के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है। और इसमें अपन हार्ट डिसीज की सिवियरिटी को असेस करने के लिए और डिसीज के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अपन करते हैं, है ना। तो ये जो टेस्ट होती है ये बेसिकली पेशेंट को अगर हार्ट डिसीज है तो वही पता करने के लिए होते हैं। तो पता, एक बार किसी को अगर ये मालूम चल गया कि उसको हार्ट डिसीज है तो कितनी सिवियर है वो डिसीज, कितने हद तक उसको डिसीज ज्यादा है, और उसके ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कि डिसीज उसकी बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये पता करने के लिए हम ये वाला ग्रुप करते हैं, कार्डियक इंजरी पैनल टेस्ट। और इसके अंदर टेस्ट कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर एंजाइम, जितने भी कार्डियक से रिलेटेड एंजाइम हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? सीपीके एमबी आएगा, ये अपन ने एंजाइम वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था। क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, ये एंजाइम है ना। क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज अपन ने पढ़े थे भाई, 3 आइसो एंजाइम होते हैं और इनका मेन जो काम होता है वो मसल्स को एनर्जी देने का काम होता है। तो इसमें एमबी वाला जो आइसो एंजाइम है वो सिर्फ हार्ट की मसल्स में होता है, तो हार्ट की मसल्स को एनर्जी देता है। हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो लगातार काम करती रहती है, हर एक सेकंड पे काम करती रहती हैं, तो उसको एनर्जी, एक तो अपन ने देखा था भाई, अपन ने इम्पल्स के थ्रू देखा था, तो इम्पल्स में भी एनर्जी मिलती है। एक सीकेएमबी भी इसको एनर्जी देता है। दूसरे एसजीओटी, एसजीओटी लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर भी इंक्लूड होगा। एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। इसके अलावा एक और है सीरम अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट डिहाइड्रोजनेज।
शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SHBD बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल टेस्ट है, एग्जाम में कभी इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए। जब कार्डियक इंजरी पैनल की बात करेंगे तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी एंजाइम हैं वो सब इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होंगे, है ना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो कार्डियक इंजरी पैनल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, है ना। आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप उनमें ये देख लो कि इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है जो हार्ट से रिलेटेड हो। तो ये आप देखोगे CKMB, SGOT, LDH, ये सब एंजाइम है। जितने भी एंजाइम होंगे वो इंजरी पैनल के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। CPMB का फुल फॉर्म किरण मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, है ना, ठीक है। बाकी जो MB शब्द है वो सिर्फ उसके आइसो एंजाइम को, नाम को पहचानने के लिए, उसमें BB, MM और MB करके अपन ने 3 आइसो एंजाइम पढ़े हैं। MB शब्द का मतलब है हार्ट से रिलेटेड, मतलब 3 आइसो एंजाइम है तो पहचानने के लिए अपन MB शब्द लगाते हैं। बाकी IUC ने भी फुल फॉर्म लिख दिया, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, H कुमार ने भी लिख दिया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला अपना जो ग्रुप है वो है, फिर कुछ और टेस्ट भी हैं जो कार्डियक प्रोफाइल के अंदर आएंगे। उसमें अपन मार्कर इंक्लूड करते हैं। मार्कर में मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। मार्कर का मतलब क्या है? ये ना एंजाइम है ना हार्मोन है, ये तो मसल्स के ही कुछ पार्टिकल है ना। तो उन पार्टिकल को अपन ने मार्कर इसलिए बोला क्योंकि जब भी डैमेज होगी तो ये जो पार्टिकल होंगे वो मसल्स डैमेज होने से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अपन जब वो बाहर निकले मतलब ब्लड में हुए, और ब्लड में जब उनका लेवल बढ़ा तो वो अपन को इंडिकेट कर देंगे कि मसल्स में इंजरी हुई है ना। तो इस तरह की जो भी कंटेंट होता है, इस तरह के जो भी पार्टिकल होते हैं उनको हम एक वर्ड में मार्कर कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारे मार्कर हो गए, मायोग्लोबिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो हो गया वो मार्कर हो गया, है ना। एंजाइम जितने हैं वो इंजरी पैनल में आएंगे और मार्कर जो जितने भी हैं वो कार्डियक मार्कर वाले टेस्ट में आएंगे, ठीक है। हालांकि ये ग्रुप जो है अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली इस तरह से ग्रुप फॉलो नहीं होता है ना। लिपिड प्रोफाइल में लिपिड के अलग टेस्ट होते हैं, वो एक अलग चीज है। हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनमें बेसिकली 2 चीजों पर ज्यादा फोकस होता है ना। देखो, एक तो रिस्क की बात की तो रिस्क के लिए लिपिड प्रोफाइल हो जाता है, और इंजरी पैनल में वैसे तो अपन जब पढ़ते हैं गॉटकर की बुक में या किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो इंजरी पैनल में एंजाइम वाले टेस्ट आएंगे, लेकिन जो मार्कर हैं वो भी जब भी मसल्स में डैमेज होगी, हार्ट की मसल्स में जब भी डैमेज होता है तो एंजाइम भी बाहर निकल के आते हैं, मार्कर भी बाहर के निकल के आते हैं। तो ये जो मार्कर हैं उनको भी अपन इंजरी पैनल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान, जब पढ़ोगे आप तो पढ़ने के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप में टेस्ट कौन कौन से आते हैं, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर अपन बेसिकली देखें और अपन समझने के लिए, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो आप कॉन्सेप्ट वाइज ये देखोगे कि हार्ट में जो भी टेस्ट हो रहे हैं उन्हें अपन 2 तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट रिस्क को देखने के लिए, दूसरा पार्ट इंजरी को देखने के लिए, है ना। तो रिस्क को देखने के लिए तो अपना लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल की अगर वैल्यू एकदम नॉर्मल है इसका मतलब हार्ट को कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। दिव्या ने लिखा है ट्रोपोनिन में, बिल्कुल अपन पढ़ेंगे दिव्यानी, ट्रोपटी, ट्रोपाई, इसको अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो लिपिड प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क को देखने के लिए सबसे पहले अपन लिपिड प्रोफाइल करेंगे। दोनों तरह के टेस्ट को ही अपन डिस्कस करते हैं, पहले लिपिड को डिस्कस कर रहे हैं। ये रिस्क के देखने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। इंजरी पैनल में फिर अपन जितने भी जो अपन ने वैसे मार्कर और एंजाइम पढ़े हैं वो उसको अपन इंजरी पैनल के अंदर याद रखने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। बुक में नहीं है इंक्लूड, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम तो इंजरी पैनल में आते हैं और मार्कर वाले जो टेस्ट है ट्रोपोनिन हो गया, है ना, और ये जो टेस्ट है वो फिर अपने मार्कर वाले प्रोफाइल में ग्रुप में आएंगे। चलो लिपिड प्रोफाइल को देखते हैं। लिपिड क्या होते हैं भाई? लिपिड ये अपन ने शुरुआत में ही डिस्कस किए थे, जो ऑयल होते हैं वो हमारे लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। और ऑयल की खासियत क्या होती है? पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये पानी में घुलनशील नहीं होते। अब पानी में डिसॉल्व नहीं होते तो अपनी ब्लड के साथ ये सर्कुलेट होने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि अपन जो कुछ भी खाते पीते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो उनको प्रोटीन को पकड़ के ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ घुलनशील नहीं होते, ठीक है। तो ये जो लिपिड है, ये इनकी एक खास बात होती है कि ये ब्लड की आर्टरी हो गई, टिश्यू हो गए, उनमें
जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो ये लिपिड जो होते हैं वो आर्टरी में जमा हो जाते हैं। तो आर्टरी में जमा होने की वजह से ये आर्टरी को सकरा कर देते हैं। हमारी जो आर्टरी है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, मान लो ये आर्टरी है ना। तो आर्टरी में जब लिपिड बहेगा साथ साथ में, अगर लिपिड के साथ प्रोटीन है तो प्रोटीन तो उसको पकड़ के लेके जाएगा, लेकिन मान लो प्रोटीन ने अगर इसका हाथ छोड़ दिया लिपिड का, तो ये लिपिड फिर आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये लिपिड जो है वो आर्टरी की दीवारों में चिपक जाता है ना, दोनों तरफ से चिपक जाता है, चारों तरफ से। और जब ये लिपिड चिपक जाएगा तो क्या होगा, आर्टरी के अंदर की जो जगह है वो स्पेस कम हो जाएगा, आर्टरी जो है वो पतली हो जाएंगी, सकड़ी हो जाएंगी, उनमें ब्लड फ्लो होने के लिए उतना स्पेस नहीं बचेगा। एल्ब्यूमिन लिखा है हर्षित ने, बढ़िया। एल्ब्यूमिन जो होता है वो कैरियर प्रोटीन होता है, बहुत बढ़िया। चलो, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हार्ट को ब्लड की सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी। हमारी जो आर्टरी है उनमें अगर लिपिड इकट्ठा हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई हार्ट को उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगी, और हार्ट को जब ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आगे जाके हार्ट अटैक होने की चांसेस होगी। शुरुआत में इश्चेमिया होगा। इश्चेमिया मतलब क्या है, इश्चेमिया मतलब हार्ट में पेन होना, है ना। हार्ट में पेन कब होता है, जब पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं होता पूरी तरह से, हार्ट काम करना बंद तो नहीं करता, लेकिन उसको प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी जो मसल्स हैं उनमें जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो उसको प्रॉब्लम आने लगेगी, जिससे हार्ट में पेन होने लगता है। तो इसको अपन मेडिकल टर्म में इश्चेमिया कहते हैं। तो जब ये ब्लड फ्लो कम होता है तो इश्चेमिया की कंडीशन आने लगती है, और यही फिर धीरे धीरे और कम होता रहे, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो आगे जाके हार्ट की जो मसल्स की जो सेल है वो ऑक्सीजन की कमी से डेड हो जाती हैं। और डेड अगर हो गई, हार्ट की जो मसल्स की जो सेल्स हैं अगर वो डेड हो गई, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगी, तो हार्ट जो है वो पंपिंग करना बंद कर देगा। हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब अपन उस पेशेंट को बोलेंगे कि उसको हार्ट अटैक आ गया, है ना। या फिर अपन एक और मेडिकल टर्म में है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, अपन उसको बोलेंगे कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो गया है। ठीक है, ठीक है भाई। तो लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो इसी के लिए ही होता है। और लिपिड प्रोफाइल में अपन टेस्ट कौन कौन से करेंगे, एक बार नजर डालते हैं अपन। लिपिड प्रोफाइल में जो टेस्ट आते हैं वो पहला आता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा आता है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा आता है एचडीएल, तीसरा, चौथा एलडीएल, और पांचवा वीएलडीएल। ये 5 तरह के टेस्ट की वैल्यू अपन रिपोर्ट में देते हैं, लेकिन टेस्ट अपन पांचों के लिए नहीं करते। टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को टेस्ट करते हैं, और एचडीएल को टेस्ट करते हैं। बाकी की जो 3 वैल्यू हैं, सॉरी 2 वैल्यू, एलडीएल और वीएलडीएल, है ना। इसके अलावा एक और वैल्यू कोलेस्ट्रॉल अपॉन एचडीएल अपॉन एलडीएल, ऐसे करके भी वैल्यू दी जाती है कहीं कहीं जगह पे लैब में। फिलहाल 5 को ही समझो आप। 3 जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं, बाकी की जो 2 वैल्यू हैं एलडीएल और वीएलडीएल, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हैं। कैलकुलेट, ऊपर की वैल्यू से ही कैलकुलेट करके अपन निकालते हैं, और निकालते कैसे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड में अगर अपन 5 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू निकलेगी वो वीएलडीएल की वैल्यू निकलेगी, वीएलडीएल, ठीक है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल में से वीएलडीएल जो यहाँ पे निकला था, और एलडीएल जो सॉरी टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल और वीएलडीएल को घटा देंगे तो एलडीएल की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो इस तरह से अपन 3 टेस्ट तो लगाते हैं, 2 टेस्ट की अपन वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब आगे चलें। अब देखो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में इन सब के टेस्ट आएंगे। कोलेस्ट्रॉल कैसे लगाते हैं, ट्राइग्लिसराइड कैसे लगाते हैं, उनमें रिएजेंट कौन कौन से होंगे, प्रोसीजर क्या क्या होगी, प्रिंसिपल भी होगा, उसकी प्रोसीजर में टाइमिंग क्या है, वो सब कुछ होगी। लेकिन एग्जाम में जो जो आता है, जिस जिस टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, अपन उनको ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था शुगर के बारे में, तो मैंने कहा था भाई प्रिंसिपल वगैरह उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जिससे आते हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे शुगर को अपन ने डिस्कस कर लिया। लिपिड प्रोफाइल को जो टेस्ट है उनमें जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो 2 चीजें हैं। पहली चीज कि कौन से टेस्ट की मेथड क्या है, और दूसरी इनकी नॉर्मल वैल्यू। ये 2 चीजें आपको पढ़ना है, बाकी फिर आपको इससे ज्यादा अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं तो वो मेथड से आते हैं या फिर नॉर्मल वैल्यू से।
लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। हालांकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें कभी कभी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेथड होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेथड, इनको जरूर, जितनी भी मेथड हम पढ़ेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, कल से हमने शुरुआत की है। शुगर के लिए हमने जीओडी पीओडी मेथड पढ़ी थी। जितने भी हम टेस्ट पढ़ेंगे उनकी मेथड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। रिएजेंट से किरण ने लिखा है, रिएजेंट जिनसे भी क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में अपना एक टॉपिक ऐसा रहेगा जिसमें अपन ओवरऑल सबको अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, तो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन कवर करते हुए चलेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए दो मेथड है वैसे तो, एक है वॉटसन मेथड, दूसरी है जैक जिलेटिस मेथड, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेन है वो है वॉटसन मेथड। कॉमन मेथड जो है वो वॉटसन मेथड है ना। दोनों का ही ध्यान रखना है आपको, दो नहीं रख पाओ तो वॉटसन को तो आप याद जरूर कर लेना। कोलेस्ट्रॉल के लिए जिस मेथड का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है वॉटसन मेथड, है ना। अब देखो कोलेस्ट्रॉल की सेम मेथड लगती है अपनी एचडीएल में भी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाले कोलेस्ट्रॉल में, तो इसमें भी सेम मेथड होगी वॉटसन मेथड, और जैक जिलेटिस मेथड जो होती है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी लगती है। ट्राइग्लिसराइड में जो मेथड होगी वो होगी एसिटिल एसीटोन मेथड। इनको आपको याद करना है सबको, है ना। कैसे याद करते हो, कौन सी ट्रिक बनाते हो, किस तरह से घर में आप चिपकाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो एक चीज मैं बोलूंगा, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको क्या चीज सूट कर रही है, किस तरह से आपको थ्योरी याद हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ पढ़ पढ़ के ही रट लेते हैं, कुछ स्टूडेंट बार बार देखने से उनको याद हो पाता है, कई बार कुछ स्टूडेंट को डिस्कशन से बहुत जल्दी याद होता है। तो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो रही है उसको यूज करके आप अपनी थ्योरी को याद करते रहा करो, है ना। सॉल्यूशन वगैरह राजुल उससे क्वेश्चन नहीं आते। एलडीएल, एलडीएल के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कोलेस्ट्रॉल में से अपन एचडीएल और वीएलडीएल दोनों को माइनस कर देते हैं तो एलडीएल की वैल्यू निकल जाती है। इसके बाद में वीएलडीएल जो है वो ट्राइग्लिसराइड में अगर अपन 5 को डिवाइड कर दें, है ना, ये दो टेस्ट में अपन ने टेस्ट नहीं लगाए हैं, वैल्यू निकाली है एलडीएल में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये वीएलडीएल से तो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। बीएलडीएल निकालने के लिए ट्राइग्लिसराइड में अपन 5 का भाग देंगे, और एलडीएल निकालने के लिए कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल और वीएलडीएल दोनों को अपन माइनस कर देंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, तो ये तो होगा लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल के बाद में अगले जो टेस्ट होंगे वो हैं हमारे कार्डियक मार्कर। ये इंजरी पैनल के अंदर इंक्लूड होंगे। कार्डियक मार्कर जब अपन अभी पढ़ रहे थे थ्योरी में तो अपन ने देखा कि कार्डियक मार्कर के लिए ग्रुप एक अलग बनाया है गॉडकर ने, ठीक है। गॉडकर की बुक में या ओची की बुक में पढ़ेंगे तब भी सेम ही चीज मिलेगी आपको। लेकिन अगर अपन बेसिकली देखें तो चाहे एंजाइम की बात करें चाहे मार्कर की बात करें, दोनों तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हार्ट की इंजरी को देखने के लिए होते हैं कि हार्ट को, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है ना, या उसकी मसल्स डैमेज हुई हैं तो कितनी डैमेज हुई हैं, हार्ट को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, वो देखने के लिए अपन ये टेस्ट करते हैं, है ना। तो कार्डियक मार्कर में 4 अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो अपन ने बहुत सारे डिस्कस किए। 4 कौन कौन से हैं? पहला है मायोग्लोबिन, दूसरा है ट्रोपोनिन आई, तीसरा है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन जो है वो 2 तरह के आइसो एंजाइम में है, आई और टी, और चौथा है CKMB। ये 4 जो टेस्ट हैं वो अपने कार्डियक मार्कर, कॉमन भाषा में अपन इसको कार्डियक मार्कर बोलते हैं। कॉमन मैंने इसलिए बोला क्योंकि CKMB जो है वो एक एंजाइम है, ठीक है, तो वो मार्कर नहीं है, ठीक। चलो, मायोकार्डियल में मतलब हार्ट की जो सेल्स होंगी वो जब भी टूटेंगी, है ना, जब भी मेम्ब्रेन में डैमेज होगा या मसल्स में डैमेज होगा तो उसके सेल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो टूटकर बाहर निकल के जाएगा। सिंपल सा बात है ना। अगर कहीं पे मान लो मकान गिर रहा है तो मकान के अंदर की जो चीजें हैं वो टूट के उससे बाहर निकलेंगी भाई, है ना। इसी तरह से मसल्स जब टूटता है तो उसकी सेल्स टूटेंगी तो उनके अंदर के जो कंटेंट हैं वो बाहर निकलते हैं, है ना। तो उनके आधार पर जो कंटेंट बाहर निकल रहा है, अगर वो ज्यादा निकला इसका मतलब डैमेज भी ज्यादा हुआ, अगर कंटेंट कम निकला है इसका मतलब डैमेज भी कम हुआ, है ना, और अगर बिल्कुल ही नहीं है इसका मतलब डैमेज हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उसके आधार पर अपन ये देखते हैं कि मायोकार्डियल को इंजरी कितनी हुई है, हार्ट को इंजरी कितनी हुई है। किसी को अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया भी था,
अब देखो कभी कभी पेशेंट को चेस्ट पेन होने के दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, जैसे गैस वगैरह से भी चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये टेस्ट जो होते हैं वो अपन को ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि पेशेंट को वाकई में हार्ट में ही प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हार्ट के अलावा कोई और चीज में हुई, जैसे गैस वगैरह की वजह से भी अगर चेस्ट पेन होने लगता है, तो उसकी वजह से अगर वो चेस्ट पेन हुआ है तो फिर जो मार्कर है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आएंगे, है ना। तो जब भी किसी को चेस्ट पेन होता है तो ये मार्कर के थ्रू अपन डिसाइड कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक, तो इनका मेजरमेंट अपन करते हैं। अभी देखो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, बड़ा अच्छा ग्राफ है ये। कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिलीज होते हैं और बहुत जल्दी ब्लड में आकर मिक्स हो जाते हैं। कुछ कंटेंट या कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और निकलेंगे भी तो जल्दी निकल के खत्म हो जाएंगे, बाद में नहीं निकलते। कुछ जो होते हैं वो लेट तक निकलते रहते हैं। तो उसके आधार पे ये जो टेस्ट हैं उनसे अपन ये पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया था तो उसको कितनी सिवियर आया था हार्ट अटैक, या कितने देर पहले आया था, कितने टाइम पहले आया था। क्योंकि हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं वो अपनी कंडीशन बता ही नहीं पाते कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कब हुई थी, कब उनको अरेस्ट आया, है ना। तो ये टेस्ट के थ्रू अपन दो चीजें मालूम कर सकते हैं। एक तो अपन उसकी सिवियरिटी देख सकते हैं कि पेशेंट को जो हार्ट अटैक आया था वो कितना सिवियर था। दूसरा, टाइमिंग भी थोड़ी सी अपन को मालूम चल सकती है। अगर कुछ मार्कर ऐसे हैं जो जब निकलते हैं तो वो बढ़ते हैं और बहुत लास्ट तक चले जाते हैं, है ना, लास्ट तक निकलते रहते हैं। कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जो कुछ थोड़े से टाइम के लिए निकल के रह जाते हैं और उसके बाद फिर वो निकलना बंद हो जाते हैं, है ना। तो अगर जो मार्कर अपन को ब्लड में मिल रहा है लेकिन वो शुरुआत में ही निकलते हैं तो इसका मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक आए हुए ज्यादा देर नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत के जो मार्कर हैं जो निकल के रह जाते हैं ब्लड में, फिर बाद में ऐड नहीं होते, तो उनकी वैल्यू अगर नॉर्मल है और दूसरे मार्कर की वैल्यू ज्यादा है तो उससे अपन को मालूम चलेगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक काफी लंबे टाइम से था, काफी देर पहले से आया था। ठीक है, तो एक बार देखो आप ग्राफ के थ्रू। इस ग्राफ में आपको एक बड़ा सा ग्राफ दिख रहा है, ये वाला। ये B1 का है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई के लिए, है ना। ट्रोपोनिन टी के लिए भी यहाँ पे एक ग्राफ है, वो यहाँ पे नीचे है ब्लू। ठीक है, दो, एक लाइट ब्लू का ग्राफ दिख रहा है ऊपर को, और लाइट ब्लू का मतलब क्या है, ये ट्रोपोनिन आई मार्कर को इंडिकेट कर रहा है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी दोनों जो है वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जब भी हार्ट अटैक आता है पेशेंट को तो उस टाइम पे ये दोनों जो होंगे वो रिलीज होंगे, मतलब हार्ट की मसल से बाहर निकलेंगे और ब्लड में आकर मिल जाएंगे, है ना। तो उसमें ट्रोपोनिन आई जो होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है और काफी लंबे टाइम तक निकलता रहता है। ट्रोपोनिन टी जो होता है वो थोड़ी सी मात्रा में निकलता है और कुछ टाइम बाद उसका निकलना बंद हो जाता है। ठीक, तो इससे अपन को ये नॉलेज हो जाता है भाई, मान लो किसी का अपन ने ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई दोनों ही टेस्ट लगाए। ट्रोपोनिन आई अगर उसका बड़ा हुआ है, ट्रोपोनिन टी अगर उसका एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आए हुए थोड़ा लंबा टाइम हो गया, है ना। कितना टाइम हुआ उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप दो और ग्राफ देखो। पहला वाला ए वाला जो ग्राफ है वो पिंक कलर का दिख रहा है, ये जो है वो मायोग्लोबिन है ना। मायोग्लोबिन ये भी एक तरह का प्रोटीन है, जैसे अपना हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह का ये प्रोटीन है ना। तो मायोग्लोबिन जो होता है वो शुरुआत में ही निकलता है और बाद में फिर वो निकलना बंद हो जाता है। तो अब इससे मालूम क्या चलेगा ग्राफ से अपन को कि किसी का अगर किसी का मायोग्लोबिन, देखो दो तीन कंडीशन बन सकती हैं। अगर किसी का मायोग्लोबिन बढ़ा हुआ है और बाकी के जो मार्कर हैं वो भी बढ़े हुए हैं, इसका मतलब पेशेंट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ हार्ट अटैक आए। लेकिन किसी का मायोग्लोबिन एकदम नॉर्मल है लेकिन ट्रोपोनिन आई उसका बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को थोड़ा टाइम हो चुका है, 48 से 72 घंटे तक भी उसको हो चुके हैं। ठीक, तो ये ग्राफ के थ्रू अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं कि पेशेंट के हार्ट की क्या कंडीशन है, कितना सिवियर उसको हार्ट अटैक था, कितने टाइम पीरियड पहले उसको हार्ट अटैक आया था। ठीक है, अब वन बाय वन जो ये जो मार्कर हैं उनको अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि टाइमिंग कितने टाइम में वो पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 मार्कर की बात करेंगे अपन। पहला अपना मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन थोड़े से टाइम के निकलता है। थोड़े से टाइम मतलब सिर्फ अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो सिर्फ 24 घंटे के लिए अगर निकलेगा तो वो 24 घंटे बाद उसका निकलना बंद हो जाएगा। और पीक टाइम इसका 4 से 6 घंटे रहता है, मतलब
सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो 4 से 6 घंटे तक तो ज्यादा रहेगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे निकलना, कंटेंट ब्लड में मिलना कम हो जाएगा, है ना। दूसरा कार्डियक ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई जो होता है ये करीब 5 से 9 दिन तक सीक्रेट होता रहता है। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसको अगर चेस्ट में पेन हुआ है तो वो मान लो 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराने आया, तो 1 हफ्ते बाद भी अगर उसका ट्रोपोनिन आई बढ़ा हुआ था, इसका मतलब उसको पहले कार्डियक अरेस्ट आया था, हार्ट अटैक आया था। क्योंकि ये जो एंजाइम होता है वो लगभग 9 दिन तक भी, 8-9 दिन तक भी ये एंजाइम ट्रोपोनिन जो है वो बढ़ा हुआ आ सकता है, एंजाइम बोल रहा हूं मैं। लेकिन इसका जो पीक पॉइंट होता है वो 12 से 24 घंटे तक होता है। 24 घंटे तक ये ज्यादा होगा, उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी जो होता है ये और लंबे टाइम तक चलता है भाई, इसका सीक्रेशन लगभग 14 दिन तक भी, ये जब भी किसी को हार्ट अटैक आएगा तो ये 14 दिन तक भी सीक्रेट हो सकता है। पीक पॉइंट जो होता है इसका 18 से 36 घंटे तक का होता है। सीपीकेएमबी, सीपीकेएमबी जो होता है वो 24 से 48 घंटे तक निकलता रहता है, सीक्रेट होता रहता है हार्ट की मसल से। पीक पॉइंट जो होगा वो 20 से 30 घंटे उसका पीक पॉइंट होता है। इसी तरह से एलडीएच की अपन बात करें तो एलडीएच 10 से 15 दिन तक सीक्रेट होता रहता है, और 48 से 72 घंटे जो होता है इसका पीक पीरियड होता है। ये जो टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल से जब भी अपन देखो किसी का भी अगर हार्ट अटैक आता है, हार्ट में अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो अपन किसी एक सिंगल टेस्ट नहीं करते, अपन 2 या 3 टेस्ट तो जरूर करते ही करते हैं। तो 2 या 3 ये जो टेस्ट हैं इसमें अपने ये आ गए मायोग्लोबिन जो सबसे कॉमन है, उनमें मायोग्लोबिन है, ट्रोपोनिन आई है, टी है, सीकेएमबी है। तो ये टेस्ट जब अपन एक साथ लगाएंगे, एक साथ उनकी जो वैल्यू होगी तो उससे अपन को ये आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक कितना तेज था, और तेज था तो इसके अलावा कितने टाइम पहले उसको हार्ट अटैक आया था। ठीक। पीक पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दीक्षा ने कहा है। पीक पॉइंट का मतलब ये है कि भाई कोई भी जो मार्कर है पहले तो वो ब्लड में रिलीज होना शुरू होगा तो वो बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ सीपीकेएमबी को ही ले लो आप, है ना। एनजी में उसकी यूनिट होती है एनजी पर लीटर में। मान लो शुरुआत में, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो उसके मॉलिक्यूल शुरू में 5 निकले, फिर 10 निकले, फिर 15 निकले, एक टाइम में वो 100 तक निकलेंगे, और 100 तक निकलने के बाद फिर वो धीरे धीरे कम होना फिर शुरू हो जाएंगे, 80, 60, 40 इस तरह से, है ना। मतलब ये जो मार्कर हैं, जब भी हार्ट अटैक पेशेंट को आएगा तो हार्ट अटैक आता है तो क्या होती है, मसल्स डैमेज हो जाती है, सेल्स फट जाती हैं, है ना, ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर निकलेगा, है ना। तो ट्रोपोनिन आई या ये जितने भी मार्कर हम पढ़ रहे हैं, ये शुरुआत में तो बहुत निकलेंगे, उनकी ब्लड में लेवल बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे उनमें ब्लड का लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक सिंगल लाइन में काजल ने उसको लिख दिया पीक पॉइंट का मतलब। काजल ने क्या लिखा है कि वो टाइम जब किसी मार्कर की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है वो उसका पीक पॉइंट कहलाएगा, सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पे होगा वो उसका पीक पॉइंट कहलाएगा। ठीक, चलो अब ये जो मार्कर हैं इनको अपन 1 बाय 1 थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं उनको अपन कवर करते हुए चलेंगे। चलो पहला है मायोग्लोबिन। हार्ट की मसल्स में मायोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, और एक इसकी खास बात होती है ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है। मायोग्लोबिन, देखो ये जो शब्द है थोड़ा सा आपको हीमोग्लोबिन की तरह मिलता जुलता लग रहा है। हेमेटोलॉजी में जब अपन हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन में अपन एक चीज डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को ले जाने का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा और फिर उसके बाद में ब्लड में सर्कुलेट करेगा। ठीक उसी तरह से एक ये भी है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी जो होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, लेकिन ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, ये सिर्फ हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पकड़ के क्यों रख रहा है, यहाँ पे क्या पकड़ने का रीजन है भाई, हमारा जो हार्ट होता है वो हर एक सेकंड काम करता रहता है, बिल्कुल 24 घंटे हर एक सेकंड काम करता रहता है, तो उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। हमारे जो दूसरे ऑर्गन हैं उनमें अगर ऐसा हो सकता है कि
थोड़े बहुत टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिल रही है तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, उसको तो बिल्कुल हमेशा चाहिए ऑर्गन ऑक्सीजन। तो कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे मान लो अपन तालाब में नहाने गए और अपन ने डुबकी मारी, है ना, तो थोड़े लंबे टाइम तक अगर अपन सांस नहीं ले पाए, तो ऑक्सीजन भले ही दूसरे बॉडी के दूसरी पार्ट में नहीं पहुंच पा रही हो, लेकिन हार्ट में जब अगर नहीं पहुंचेगी तो हार्ट की जो मसल्स के जो मायोग्लोबिन है, वो उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम में ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, उतने टाइम में वो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन जो है वो एक तरह से हार्ट का एक गोदाम है, हार्ट का एक स्टोर रूम है, जो स्टोर करके रखता है। जब तक बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही, जब तक ब्लड से ऑक्सीजन नहीं आ रही, तब तक वो थोड़े से ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। स्टोर हाउस, बहुत बढ़िया किरण ने लिखा, है ना। तो एक तरह से मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा हार्ट में। जब भी कोई ऐसी कंडीशन होगी कि ब्लड के थ्रू अगर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होती है या बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे थोड़े से पीरियड के टाइम के लिए वो ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को करता है, ठीक। अब जब भी हार्ट अटैक आएगा तो मायोग्लोबिन जो होता है वो हार्ट की मसल से बाहर निकलता है, वो ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलता है तो ब्लड में मायोग्लोबिन की वैल्यू जो है, वो लेवल है, वो बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक था, ठीक। दूसरे नंबर है अपना ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मैंने कहा भाई एक तरह के प्रोटीन होते हैं ये, और एक तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इनके स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है अपन को। 3 तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन सी होता है, ट्रोपोनिन आई होता है और ट्रोपोनिन टी होता है। और ये अपने स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं। हमारे मसल्स में जो भी मूवमेंट होते हैं, है ना, कार्डियक में तो होता ही होता है। कार्डियक में तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बिल्कुल हर एक सेकंड हो रहा है। वो पंपिंग जो हो रही है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के थ्रू ही हो रही है। लेकिन उनके अलावा भी हमारी बॉडी में जैसे हम चल फिर रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी नाच कूद रहे हैं, है ना, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्शन हो रहा है। जैसे अपन हाथ ऐसे कर रहे हैं फिर मोड़ रहे हैं, तो मोड़ते टाइम हमारी जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो जब भी जहां जहां पर मसल्स में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो ये जो ट्रोपोनिन है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हार्ट में अपन क्यों बात कर रहे हैं ज्यादा इसका, क्योंकि हार्ट की जो मसल्स है उसमें तो लगातार कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, तो उसमें इसका लेवल ज्यादा होता है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराने का काम करता है। किसी भी पेशेंट को जब इंजरी होगी हार्ट में, हार्ट अटैक अगर पेशेंट को आएगा, तो ये ट्रोपोनिन जो होगा वो बाहर निकल के जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन किरण ने पूछा है। ट्रोपोनिन हार्ट के अलावा बाकी की मसल्स में भी होता है क्या? तो बिल्कुल, ट्रोपोनिन हार्ट के अलावा दूसरी जो मसल्स हैं उनमें भी होता है, लेकिन बहुत कम लेवल में होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है। हार्ट में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट के अलावा बाकी की जितनी भी मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। बहुत जितना मूवमेंट के लिए जितनी जरूरत है उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, ये कार्डियक मार्कर की अपन बात कर रहे थे। मान लो किसी पेशेंट को सीने में दर्द है, चेस्ट पेन अगर हो रहा है किसी को, तो चेस्ट पेन, मैंने बोला भाई और कुछ भी रीजन हो सकते हैं इसमें, गैस वगैरह से भी कई बार चेस्ट पेन होने लगते हैं। तो ये मार्कर के थ्रू हम ये पता करते हैं कि पेशेंट को वाकई में हार्ट की ही प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है ना। अगर हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो ये मार्कर बढ़े हुए आएंगे, अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो मार्कर जो होंगे वो एकदम नॉर्मल नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो मार्कर है ट्रोपोनिन, ये अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अंतर करने के लिए अपन इस टेस्ट का करते हैं। अब अनस्टेबल एंजाइना क्या है भाई? अनस्टेबल एंजाइना में अगर हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो अगर कम मिल रही है तब भी चेस्ट में पेन होगा पेशेंट को, वही सिम्टम्स आएंगे जो हार्ट अटैक में आते हैं। लेकिन हार्ट अटैक थोड़ी बड़ी कंडीशन है। हार्ट अटैक में क्या होगा, पेशेंट का जो हार्ट होगा वो डैमेज हो जाता है, उसकी वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है, पंपिंग अच्छे से करना बंद कर देता है, वो अच्छे से नहीं कर पाता पंपिंग। दोनों कंडीशन अलग अलग है। अनस्टेबल एंजाइना ज्यादा सिवियर कंडीशन नहीं है, हार्ट अटैक फिर सिवियर कंडीशन है। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफेक्शन में ज्यादातर केसों में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ट्रोपोनिन का टेस्ट करते हैं। अगर ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ आया मतलब पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन है, और अगर बढ़ा हुआ नहीं आया मतलब अनस्टेबल एंजाइना भी उसको हो सकता है,
ठीक है। क्या होता है अनस्टेबल एंजाइना? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती। आगे चल के ये भी अनस्टेबल जो एंजाइना है ये भी फिर आगे चल के हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ देखो, हर्षित ने लिखा है कि एलडीएच जो है वो अलग दूसरी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो एंजाइम है ये किसी एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, एलडीएच का और चीजों के लिए भी कर सकते हैं। अपन डिस्कस करेंगे आइसो एंजाइम, ठीक है। आगे चले अपन, तीसरा है अपना सीपीके, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, और इसके 3 आइसो एंजाइम होते हैं क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज के। उसमें हार्ट के लिए जो स्पेसिफिक है वो है एमबी। एमबी जो एंजाइम होता है ये क्या काम करता है? ये फास्फो जो क्रिएटाइन होता है उस क्रिएटाइन को ये फास्फोक्रिएटाइन में कन्वर्ट कर देता है और फिर एटीपी जनरेट करता है। हमारी जो मसल्स होती हैं उनको ये इस तरह से एनर्जी देता है। कैसे देता है एनर्जी? कि हमारे मसल्स के अंदर जो क्रिएटाइन होगा उस क्रिएटाइन को वो फास्फोक्रिएटाइन में कन्वर्ट कर देगा, तो उससे भी एटीपी के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। और फिर फास्फोक्रिएटाइन जो है वो फिर दोबारा से क्रिएटाइन में कन्वर्ट होगा, तब भी एटीपी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, है ना। हमारी बॉडी में एटीपी का जनरेशन या एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी तरह से होता है। कोई भी रिएक्शन होती है तो कोई भी रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड जब टूटते हैं तब भी एनर्जी निकलती है, कोई भी कंपाउंड जब जुड़ते हैं तब भी एनर्जी निकलती है। तो ये वाला जो एंजाइम है सीपीके, ये सीपीके क्या करता है? अपनी जितनी भी मसल्स हैं उसके अंदर क्रिएटाइन प्रोटीन है उसको जोड़ेगा, किसमें? फॉस्फेट में, और बनाएगा क्या? क्रिएटिनिन फास्फोक्रिएटाइन, और या फिर तोड़ेगा, फास्फोक्रिएटाइन को तोड़ के उसको क्रिएटाइन में कन्वर्ट कर देगा और एटीपी का मॉलिक्यूल उससे बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा? मसल्स को एनर्जी मिलती रहेगी। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी, हार्ट की मसल्स हैं उनको भी इससे एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था ये एंजाइम की जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है भाई? ये जो क्रिएटाइन है जो कि अपनी हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट है, क्रिएटाइन फास्फोक्रिएटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे भी एनर्जी निकल रही है ना, फास्फोक्रिएटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे एटीपी बाहर निकली, एनर्जी बाहर निकली। इसी तरह से और दोबारा एनर्जी चाहिए हो तो दोबारा से ये फास्फोक्रिएटाइन दोबारा से क्रिएटाइन में कन्वर्ट होगा, तो तब भी एटीपी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है और ये लगातार चलने की वजह से हमारी जो मसल्स हैं उनको एनर्जी मिलती रहती है। शिव सागर ने लिखा है वीडियो ऑडियो सही नहीं चल रही है, बाकी के लोग बताएं कुछ इशू चल रहा है क्या? अभी कुछ इशू आ रहा है क्या? बाकी मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। हर्षित ने लिखा, विंध्येश्वरी, स्वरूप ने, राजेश्वरी ने, 5-6 लोगों ने क्लियर लिख दिया भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जिसके यहाँ भी दिक्कत आती है तो एक बार आप नेटवर्क देख लिया करो, अपने अच्छे नेटवर्क में क्लास अटेंड किया करो और कोशिश किया करो कि शाम तक आप पूरा डाटा बचा करके रखा करो। शाम की अपनी सारी क्लासेस हैं तो आप सारी क्लासेस में थोड़ा सा डाटा का नया पैक, अच्छा बड़ा पैक भी आप ले सकते हो, या वाईफाई कहीं पे मिल जाए तो वाईफाई का यूज आप लोग किया करो, है ना। दिन भर यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक देख देख के अपना डाटा खत्म हो जाता है तो शाम को थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। बढ़िया, बिजनेस ने बहुत अच्छी बात लिखी, एटीपी से एडीपी बनता है ना, वो भी एक रिएक्शन है। एटीपी से एडीपी बनेगा, एडीपी से फिर दोबारा एटीपी बनेगा, उससे भी अपनी एनर्जी मिलती रहती है। कपिल ने लिखा नेट खत्म, बिल्कुल। सीपीकेएमबी जो होता है, बस एक बात है कि सीपीकेएमबी हमेशा हार्ट की मसल्स में ही प्रेजेंट होगा। सीपीके के अपन ने 3 आइसो एंजाइम पढ़े थे, इसमें बीबी जो था वो ब्रेन में था, एमएम जो था वो स्केलेटल मसल्स में था, एमबी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मसल्स में ही प्रेजेंट होता है। आगे बढ़े, अगला मार्कर है अपना लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको एलडीएच कहेंगे। एलडीएच हमारी सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो एलडीएच का होता है। अब ये लैक्टेट पायरुवेट क्या है? अपन ने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उस टाइम पे अपन ने देखा था कि ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सीजन जब मिलना बंद हो जाए तो वो आगे चल के लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये उसी को लैक्टेट और पायरुवेट को आपस में कन्वर्ट कर करके अपन को एनर्जी देने को, सेल्स को एनर्जी देने को काम करता है ना। तो ये जो एलडीएच हो गए हैं, सीपीके हो गए, ये
अपनी सेल्स को, मसल्स को एनर्जी देते हैं। सब कुछ ना कुछ रिएक्शन करके एनर्जी देंगे। एलडीएच जो होगा वो क्या करेगा, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, पायरुवेट को फिर लैक्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये रिएक्शन बार बार करवा के वो अपनी सेल्स को, मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है। और ये जो होता है एलडीएच, ये 5 आइसो एंजाइम में प्रेजेंट होता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एलडीएच 1 वाला जो है वो अपनी हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट के अलावा ये आरबीसी में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो है एलडीएच 2 स्प्लीन में होता है, 3 वाला लंग्स में होता है, 4 वाला किडनी प्लेसेंटा में होता है, 5 वाला लीवर में, ब्रेन में होता है ना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि हार्ट में किस तरह का एलडीएच होता है, तो हार्ट में जो एलडीएच होता है वो LDH1 आइसो एंजाइम हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी को मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ तो उसका LDH1 जो होगा वो बढ़ेगा। LDH1 का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा है, इसका मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। ठीक, इसके अलावा इसको ट्यूमर मार्कर के रूप में भी अपन यूज कर सकते हैं। किसी को अगर ट्यूमर हो चुका है, हार्ट का ट्यूमर होगा या किसी और जिस ऑर्गन में ट्यूमर होगा, जैसे मान लो स्प्लीन में ट्यूमर हुआ या लंग्स में ट्यूमर हुआ, तो लंग्स में ट्यूमर हुआ तो LDH3 का लेवल बढ़ जाएगा। किडनी में अगर ट्यूमर हुआ तो LDH4 बढ़ जाएगा। ब्रेन में अगर हुआ तो LDH5 बढ़ जाएगा। तो LDH को अपन ट्यूमर मार्कर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हर्षित ने लिखा एरोबिक एनोरोबिक। एरोबिक की कंडीशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एनोरोबिक की कंडीशन में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, चलो भाई, तो आज थोड़ा सी थकान थी तो एनर्जी कम थी तो अपने छोटी क्लास रखी थी आज की। बाकी अपना कार्डियक प्रोफाइल में इतना ही है, इससे ज्यादा और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। थोड़े बहुत सॉल्यूशन अपन और लास्ट में पढ़ लेंगे एक साथ, सॉल्यूशन को, मेथड को। मेथड तो अपनी बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड के अलावा कहीं कहीं पर कुछ प्रोसीजर, टेस्ट, रिएजेंट आपको ऐसा लगे कि उनसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, रिएजेंट वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन जरूर डिस्कस करेंगे। रिएजेंट के नाम जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस जरूर करेंगे, उनको अपन एक साथ बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, इस बार सब इम्यूनोलॉजी भी पढ़ा देना। इम्यूनोलॉजी है तो कपिल अपनी सिलेबस में है, इम्यूनोलॉजी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट में भी ट्यूमर बिल्कुल हो सकता है आदित्य। ट्यूमर तो किसी भी जगह पे भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है तो हार्ट में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अपन अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।